नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि जल्द आ रही नई ईवीएम मशीनें वोटर किसी भी क्षेत्र में बैठकर कर सकता है वोटिंग। वहीं अडानी का जिक्र करा पीएम मोदी पर जमकर बरसे मल्लिकार्जुन खड़गे, बोले जनता के पैसे से दोस्त को की गई फंडिंग। वहीं त्रिपुरा की जनता से अमित शाह ने कर दिया बड़ा वादा, बोले सत्ता में आए तो कॉलेज जाने वाली हर लड़की को फ्री में देंगे स्कूटी। वहीं राहुल गांधी को पीएम मोदी पर टिप्पणी को लेकर जारी किया गया नोटिस, बुधवार तक देना होगा जवाब। वहीं राहुल गांधी ने बोला जबरदस्त हमला, बोले जम्मू कश्मीर ने रोजगार और प्यार चाहा पर मिला भाजपा का बुलडोजर। वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी ऑफिस के बाहर किया जोरदार प्रदर्शन, गोपाल राय बोले आर्थिक संकट के कगार पर पहुंच गया देश। वहीं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बागेश्वर धाम में विशेष कार्यक्रम, बागेश्वर धाम में संतों का लग रहा जमावड़ा। वहीं रैली में जमकर बरसे अमित शाह, बोले कांग्रेसियों को मारने वाले कम्युनिस्टों के साथ में इलू इलू कर रही कांग्रेस पार्टी। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, जल्द आ रही है नई ईवीएम मशीनें, वोटर किसी भी क्षेत्र में बैठकर कर सकता है वोटिंग। ये आपको बता दें कि देश में ईवीएम मशीनों पर काफी बहस होती रही है, लेकिन इन सब के बीच नई तरीके की ईवीएम मशीनें लाने की तैयारी हो रही है। इन नई मशीनों को रिमोट वोटिंग मशीन के नाम से जाना जाएगा। वोटिंग के लिए अभी जो ईवीएम मशीन इस्तेमाल की जा रही है उससे ये नई मशीनें कहीं ज्यादा आगे होंगी। बता दें कि इस्तेमाल में लाई जा रही ईवीएम मशीनों के बैलेट यूनिट में सिर्फ उसी क्षेत्र और चुनाव के कैंडिडेट की लिस्ट रहती है जहां उसका इस्तेमाल हो रहा है, मगर डायनामिक ईवीएम मशीन में डाटा को एकत्रित करने की अधिक क्षमता होगी। नई ईवीएम मशीन में इतना डेटा सेव हो सकता है कि दिल्ली में बैठा कोई भी वोटर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, कर्नाटक के बेंगलोर या फिर कश्मीर के श्रीनगर में अपने गृह क्षेत्र की लोकसभा या विधानसभा सीट को सर्च कर अपनी पसंद के कैंडिडेट को वोट कर सकता है। इसके लिए जरूरी है कि कैंडिडेट का अपने इलाके की वोटिंग लिस्ट में नाम दर्ज हो और उसी के हिसाब से वोटर आईडी कार्ड भी होना जरूरी है। बड़े शहरों में नई ईवीएम मशीन की संख्या बढ़ानी होगी क्योंकि वहां पर प्रवासी वोटरों की संख्या बहुत ज्यादा रहती है। वहीं सब कुछ प्लानिंग के अनुरूप रहा तो कोई आश्चर्य नहीं है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में नया बदलाव देखने को मिलेगा। इसके जरिए वोटर देश में कहीं भी रहते हुए अपने गृह क्षेत्र में वोट डाल सकेगा। और ये बड़ी खबर, गौतम अडानी का जिक्र कर पीएम मोदी पर जमकर बरसे मल्लिकार्जुन खड़गे, बोले जनता के पैसे से दोस्त को की गई फंडिंग। ये आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी पर सत्ता में आने के बाद से उद्योगपति गौतम अडानी को मदद करने और वास्तविक मुद्दों की बात न करके लोकतंत्र को खत्म करने का आरोप लगाया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 2019 में अडानी की संपत्ति 1 लाख करोड़ रुपए थी, 2.5 साल के भीतर उनकी संपत्ति बढ़कर 13 लाख करोड़ रुपए हो गई। वो गौतम अडानी थे जिनकी फ्लाइट से मोदी शपथ लेने आए थे। वो कौन सी जादू की छड़ी है जिसने उनकी संपत्ति कई गुना बढ़ा दी? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मोदी जी ने जनता के पैसे से अपने दोस्त को फंडिंग की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैं मोदी जी से अनुरोध करूंगा कि देश के गरीबों, किसानों और मजदूरों को यह कला सिखाएं, फिर इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपने इन्हें 13 लाख करोड़ रुपए बनाने में मदद की, कम से कम 13 लाख बनाने में लोगों की मदद करें। बीजेपी सरकार पर लोकतंत्र को नष्ट करने का आरोप लगाते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उनके भाषण के साथ साथ राहुल गांधी की स्पीच के हिस्से को भी हटा दिया गया था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस ने वास्तविक मुद्दों को ही उठाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि यहां तक कि मेरी शायरी भी हटा दी गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सबसे पुरानी पार्टी को लोकतंत्र पर बोलने का कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है। कांग्रेस के अलावा किसी और ने निर्वाचित गैर कांग्रेसी सरकारों को बर्खास्त करने के लिए कानूनों का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान एक ही दिन में राज्य में 3 बीजेपी सरकारें गिरा दी। आपातकाल लगाने वाली पार्टी को लोकतंत्र पर बोलने का कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है। और ये बड़ी खबर, त्रिपुरा की जनता से गृह मंत्री अमित शाह ने कर दिया बड़ा वादा, बोले सत्ता में आए तो कॉलेज जाने वाली हर लड़की को फ्री में देंगे स्कूटी। ये आपको बता दें कि त्रिपुरा विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर राजनीतिक सरगर्मी अपने चरम पर है। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के सीनियर लीडर अमित शाह ने सिपाहीजाला जिले में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया कि त्रिपुरा में सत्ता में आने पर बीजेपी कॉलेज जाने वाली हर लड़की को फ्री में स्कूटी देगी। विपक्ष पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि चुनाव से पहले ही कम्युनिस्टों ने हार मान ली है क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के साथ में गठबंधन किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक शाह त्रिपुरा में विकास लाने की दिशा में काम कर रहे हैं, जबकि कम्युनिस्ट कांग्रेस और टिप्रामुथा राज्य में जंगल राज वापस लाना चाहते हैं। इससे पहले ऊनाकोटी जिले में रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, माकपा और टिप्रामुथा की तिहरी मुसीबत का सामना कर रहा है। भाजपा की डबल इंजन सरकार ही राज्य को सबसे बचा सकती है। त्रिपुरा में लंबे समय तक आदिवासियों को धोखा देने वाला
वाम दल अब लोगों को धोखा देने के लिए एक आदिवासी नेता को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पेश कर रहा है। अगर आप इस तिहरी मुसीबत से बचना चाहते हैं तो डबल इंजन वाली भाजपा सरकार को वोट दें। और ये बड़ी खबर, राहुल गांधी को पीएम मोदी पर टिप्पणी करने को लेकर जारी किया गया नोटिस, बुधवार तक देना होगा जवाब। ये आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उनकी टिप्पणी को लेकर लोकसभा सचिवालय ने नोटिस भेजा है। इसमें बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के विशेषाधिकार हनन के नोटिस पर जवाब मांगा गया है। इस नोटिस में राहुल गांधी पर लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ गलत, अवमाननापूर्ण, संसदीय और भ्रामक तथ्य रखने का आरोप लगाया है। लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी से इन आरोपों पर बुधवार यानी 15 फरवरी तक जवाब दाखिल करने को कहा है। और ये बड़ी खबर, राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला, बोले जम्मू कश्मीर ने रोजगार और प्यार चाहा पर मिला भाजपा का बुलडोजर। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में जारी अतिक्रमण रोधी मुहिम को लेकर भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने रविवार को ट्वीट में तंज कसते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर ने रोजगार, बेहतर कारोबार और प्यार चाहा था, लेकिन उसे उसके बजाय भाजपा का बुलडोजर मिला है। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में अतिक्रमण रोधी मुहिम को लेकर कांग्रेस, कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसे कई बड़े दलों ने इस मुहिम को लेकर चिंता व्यक्त की है और इसे तत्काल रोकने की मांग की है। उधर राजस्व विभाग के आयुक्त सचिव विजय कुमार बिदुड़ी ने 7 जनवरी को सभी उपायुक्तों को सरकारी भूमि से अतिक्रमण 100% हटाने का निर्देश दिया था, जिसके बाद से जम्मू कश्मीर में 10 लाख कनाल से अधिक जमीन अतिक्रमण से मुक्त कराई गई है। राहुल गांधी ने कहा कि कई दशकों से जिस जमीन को वहां के लोगों ने मेहनत से सींचा उसे उनसे छीना जा रहा है। अमन और कश्मीरियत की रक्षा जोड़ने से होगी, तोड़ने और लोगों को बांटने से नहीं। राहुल गांधी ने ट्वीट के साथ एक लिंक भी साझा किया जिसमें दावा किया गया है कि जम्मू कश्मीर में अतिक्रमण रोधी अभियान को लेकर लोगों में घबराहट है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर ने रोजगार, प्यार चाहा, लेकिन भाजपा का बुलडोजर मिला है। और ये बड़ी खबर, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी ऑफिस के बाहर किया जोरदार प्रदर्शन, गोपाल राय बोले आर्थिक संकट के कगार पर आ गया देश। यहां आपको बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने रविवार को बीजेपी मुख्यालय के बाहर अडानी समूह के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोपों की जांच की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के दिल्ली संयोजक गोपाल राय ने कहा कि देश भर में ईडी, सीबीआई जांच का ढोंग करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी से आज देश पूछ रहा है कि अडानी के मामले में कोई जांच क्यों नहीं की जा रही। पीएम मोदी में अडानी का नाम लेने की हिम्मत क्यों नहीं है। अडानी ने जिस तरीके का घोटाला किया है, देश आर्थिक संकट के कगार पर खड़ा हो गया है। मामले में अलग अलग दलों के सदस्यों वाली एक संयुक्त संसदीय समिति की जांच की मांग करते हुए गोपाल राय ने कहा कि बीजेपी जांच से भाग रही है। केवल एक नेता है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो किसी भी जांच से डरते नहीं हैं। गोपाल राय ने विरोध का नेतृत्व करते हुए कहा कि यह देश एक प्रधानमंत्री का नहीं है, बल्कि यह देश मां भारती के करोड़ों बेटे बेटियों का है। हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हमेशा कहते हैं कि हमारी 100 बार जांच करो, वहीं पीएम मोदी जांच के नाम पर डर जाते हैं। पूरा देश अब इस मामले में जेपीसी जांच की मांग कर रहा है। आपको बता दें कि वहीं इस मौके पर संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हिंडनबर्ग ने इससे पहले भी कई कंपनियों का पर्दाफाश किया। 2 साल तक रिसर्च करने के बाद उन्होंने रिपोर्ट तैयार की और दुनिया को बताया कि अडानी के ओवर वैल्यूड शेयर डूब जाएंगे। सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा कि हर मुद्दे पर बोलने वाले पीएम नरेंद्र मोदी इस मामले पर चुप हैं। आपको बता दें कि अडानी समूह को लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद लगातार विपक्षी दलों की तरफ से जांच की मांग की जा रही है। अब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में भाजपा के ऑफिस के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया है और जेपीसी जांच की मांग की है। और ये बड़ी खबर, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बागेश्वर धाम में विशेष कार्यक्रम, बागेश्वर धाम में लगा संतों का जमावड़ा। ये आपको बता दें कि हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं। अपने इस अभियान को और भी मजबूती देने के लिए बागेश्वर धाम गांव गड़ा में 7 दिन का धार्मिक आयोजन करवा रहे हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि उनका मुख्य उद्देश्य भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का है। उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि हिंदू राष्ट्र बनाने के साथ साथ सभी को सनातनी बनाना भी उनका लक्ष्य है। आपको बता दें कि फिलहाल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का ऐलान किया है। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बागेश्वर धाम में विशेष कार्यक्रम रखा गया है। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम में अब संतों का जमावड़ा लगने लगा है। और ये बड़ी खबर, त्रिपुरा की रैली में जमकर बरसे गृह मंत्री अमित शाह, बोले कांग्रेसियों को मारने वाले कम्युनिस्टों के साथ में इलू इलू कर रही कांग्रेस पार्टी। ये आपको बता दें कि त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने पूरे तरीके से माहौल बनाया हुआ है। यहां लगातार बीजेपी के बड़े नेताओं की चुनावी रैलियां हो रही हैं। बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को चांदीपुर में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा में अगर विकास आया तो केवल और केवल बीजेपी के 5 साल के अंदर राज्य में विकास पहुंचा है। अमित शाह ने कहा कि भाजपा सरकार ने
आपको स्वास्थ्य बीमा देने का काम किया, सभी घरों में पीने का पानी पहुंचाया, गैस सिलेंडर पहुंचाया, शौचालय बनाने का काम किया और फ्री में अन्न देने का काम किया। अगर सबको सम्मान अधिकार देने का काम किया तो मोदी सरकार के नेतृत्व में माणिक साहा सरकार ने किया। पिछले 5 सालों में बीजेपी ने इस क्षेत्र में शांति लाई है। अगले साल बीजेपी पीएम मोदी की तरफ से दिए गए फॉर्मूले हीरा मॉडल का पालन करके त्रिपुरा को समृद्ध बनाएगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि वाम और कांग्रेस का गठबंधन हो गया है। गठबंधन करते ही वाम ने यह स्वीकार कर लिया है कि वे बीजेपी से अकेले नहीं लड़ सकते। कांग्रेस की तो बात ही क्या करनी, जिन कम्युनिस्टों ने सैकड़ों कांग्रेसियों को मार दिया, आज उन्हीं के साथ में ये लोग इलू इलू कर रहे हैं। आपको बता दें कि अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के साथ में गठबंधन करके सीपीआई-एम ने साबित कर दिया है कि वे चुनाव हारने जा रहे हैं। वे अकेले बीजेपी का सामना नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी को शर्म आनी चाहिए। उन्होंने सीपीआई-एम के साथ में गठबंधन किया जिसने उनके कई सदस्यों को मार डाला। और बड़ी खबर, स्वामी प्रसाद मौर्य ने बागेश्वर सरकार पर बोला जबरदस्त हमला, बोले बाबा चमत्कारी हैं तो चीन को भस्म क्यों नहीं कर देते। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य आजकल अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। सपा नेता रामचरितमानस पर दिए बयान के बाद से सुर्खियों में हैं। इसी बीच आज यूपी के सोनभद्र पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य ने बागेश्वर धाम को लेकर भी बड़ा बयान दिया। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बागेश्वर बाबा अगर चमत्कारी बाबा हैं तो चीन को भस्म क्यों नहीं कर देते। चीन हमेशा बॉर्डर पर आकर धमकी देता रहता है। इसके साथ ही सपा नेता ने कहा कि आजकल के बाबाओं को अपने जप और तप पर भरोसा नहीं है, वो सिर्फ जीव काटने की बात करते हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब बाबा नहीं बल्कि आतंकवादी हो गए हैं। और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री धामी ने फ्री गैस रिफिल योजना का किया शुभारंभ, सभी को 3-3 रसोई गैस सिलेंडर मिलेंगे बिल्कुल फ्री। यह आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने 2 दिवसीय पौड़ी दौरे के पहले दिन कंडोलिया मैदान में पहुंचकर मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना का शुभारंभ कर दिया। इस योजना के तहत 1,76,000 परिवारों को निःशुल्क 3-3 रसोई गैस सिलेंडर फ्री में वितरित किए जाएंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पौड़ी जिले के दौरे पर 40 करोड़ की लागत से 4 योजनाओं का लोकार्पण और 53 करोड़ की लागत से बनने वाली 9 योजनाओं का शिलान्यास कर दिया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब 1,76,000 परिवारों को 3-3 रसोई गैस सिलेंडर फ्री में वितरित करने का ऐलान किया है। और ये बड़ी खबर, वैलेंटाइन डे के करीब आते ही सक्रिय हो गया बजरंग दल, हैदराबाद में किया विरोध प्रदर्शन, जला डाले ग्रीटिंग कार्ड। ये आपको बता दें कि वैलेंटाइन डे करीब आते ही बजरंग दल के विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई की एक रिपोर्ट के अनुसार बजरंग दल ने हैदराबाद में वैलेंटाइन डे मनाने के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। उन्होंने हैदराबाद के कोटी स्थित आंध्रा बैंक में वैलेंटाइन डे के ग्रीटिंग कार्ड जला दिए। प्रचार प्रमुख भरत वंशी ने बताया कि कई सालों से वे वैलेंटाइन डे पर बैन लगाने की बात कर रहे हैं। कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने फायदे के लिए युवाओं की जान से खिलवाड़ कर रही हैं, तो इसी सिलसिले में संगठन ने कोटी में आंध्रा बैंक के पास वैलेंटाइन डे के ग्रीटिंग कार्ड जला दिए। उन्होंने आगे बताया कि बजरंग दल का नारा है कि देश के युवा वैलेंटाइन डे मनाने की जगह पुलवामा में आतंकियों द्वारा शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दें। उन्होंने आगे मांग की है कि सरकारों को वैलेंटाइन डे पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना चाहिए। वहीं हैदराबाद बजरंग दल संयोजक महेश ने कहा कि भारत में युवा अन्य देशों के युवाओं से अधिक हैं, इसीलिए वे युवाओं को नष्ट करने के लिए भारत को निशाना बना रहे हैं। इसीलिए वे युवाओं से अनुरोध करते हैं कि वो वैलेंटाइन डे में भाग न लें। और बड़ी खबर, सीपीएम सांसद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बोला जबरदस्त हमला, बोले योगी आदित्यनाथ भगवा पहनते हैं तो मुसलमान हिजाब क्यों नहीं पहन सकता। ये आपको बता दें कि हिजाब को लेकर हाल ही में संसद में भी चर्चा शुरू हो गई है। सीपीएम सांसद ने राज्यसभा में सवाल उठाया कि मुस्लिम महिलाओं को हिजाब पहनने क्यों नहीं दिया जा रहा। केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए सीपीएम सांसद जॉन ब्रिटास ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने संसद में कहा कि कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वे धर्मनिरपेक्षता बनाए रखने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब की अनुमति नहीं दे रहे हैं, लेकिन भारत जैसे देश में कोई आपत्ति क्यों नहीं है जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा भगवा रंग ही पहनते हैं। सीपीएम सांसद ने दावा किया कि हिजाब के मुद्दे पर भाजपा सरकार की हट वास्तव में मुस्लिम महिलाओं को नुकसान पहुंचा रही है। अकेले कर्नाटक में 1 लाख मुस्लिम छात्रों ने स्कूलों और कॉलेजों से पढ़ाई छोड़ दी है। सीपीएम सांसदों ने मांग की है कि सरकार शिक्षा और सामाजिक क्षेत्रों में मुसलमानों के पिछड़ेपन पर सच्चर समिति की रिपोर्ट को लागू करे। और बड़ी खबर, राज्यसभा में जया बच्चन को आ गया गुस्सा, सभापति को दिखा डाली उंगली, बीजेपी ने की निंदा। यह आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद जया बच्चन का गुस्से में सभापति जगदीप धनखड़ पर उंगली उठाने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो को बीजेपी नेता शेयर कर रहे हैं और उसकी निंदा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो पर लोगों ने भी अपना गुस्सा जाहिर किया है। समाजवादी पार्टी की सांसद के इस तरीके के व्यवहार की ट्विटर पर लोग आलोचना कर रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सलाहकार कंचन गुप्ता ने कहा कि वीडियो ने उन्हें उस वक्त की याद
दिला दी जब यूपीए सत्ता में थी और जया बच्चन ने कुछ कठोर टिप्पणियां की थी। अमिताभ बच्चन माफी मांगने के लिए दौड़े और हाथ से हाथ मिलाने वाला बयान जारी किया। वायरल वीडियो 9 फरवरी को राज्यसभा की कार्यवाही का है। दरअसल अडानी घोटाले को लेकर संसद में हंगामे के बीच कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रजनी पाटिल को अध्यक्ष के निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए चल रहे बजट सत्र के शेष समय के लिए निलंबित कर दिया गया था। जया बच्चन ने कांग्रेस सांसद के समर्थन में बात की और कहा कि उन्हें सफाई देने का मौका दिया जाना चाहिए। इस दौरान उन्होंने सभापति को उंगली दिखा दी। आपको बता दें कि जया बच्चन का पिछले महीने भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिसको लेकर उनके व्यवहार की आलोचना हुई थी। बिग बी के साथ किसी इवेंट में पहुंची जया बच्चन ने उस वक्त पापराजी पर भड़कते हुए कहा था कि ऐसे लोगों को तो नौकरी से निकाल देना चाहिए। हालांकि मौके पर मौजूद अमिताभ बच्चन ने मामले को संभाल लिया था। एक बार फिर से जया बच्चन ने सभापति को उंगली उठा दी है। और बड़ी खबर, कांग्रेस के गढ़ में गरजे पीएम मोदी, बोले राजस्थान में रोज खराब हो रही कानून व्यवस्था की स्थिति। ये आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने दौसा के धनावड़ में 12 फरवरी को जनसभा को संबोधित करते हुए पूरे प्रदेश को साधने की कोशिश की। पीएम मोदी ने किसी भी नेता का नाम मंच से नहीं लिया। उन्होंने युवाओं और नौजवानों को साधने का पूरा प्रयास किया। पूर्वी राजस्थान के लोगों के लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की भी बात की। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 9 साल में हमारी केंद्र की सरकार ने राजस्थान में खूब पैसा लगाया। नल जल भोजन रोजगार किसान बुजुर्ग सड़क और रेल पर बहुत काम किया। उन्होंने कहा कि इस जनसभा में आए हुए लोगों को देखकर लगता है कि अभी तो ये ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। पीएम मोदी ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर हमला बोला, लेकिन मुख्यमंत्री का नाम एक भी बार नहीं लिया। पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत में मीन भगवान को नमन किया, कैला देवी और मेहंदीपुर बालाजी को भी नमन किया। उन्होंने समाज के सभी वर्गों को साधने का काम किया, कोई भी छूट ना जाए, इसके लिए सड़क, मौसम, कानून व्यवस्था और अन्य मामलों पर उन्होंने खुलकर बोला। युवाओं के साथ ही साथ बुजुर्गों और सेना के जवानों के लिए भी पीएम मोदी ने खुलकर अपनी बात कही। उन्होंने यह भी बताया कि आने वाले दिनों में राजस्थान में और तेजी से काम होगा। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने कहा कि मुझे एक बात का अफसोस भी है कि अगर राजस्थान में डबल इंजन की सरकार रही होती तो कितना तेजी से विकास होता। यहां की कांग्रेस सरकार योजनाओं को लटकाने, भटकाने और अटकाने का काम करती है। और बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले फेज का कर दिया उद्घाटन। ये आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का दिल्ली दौसा लालसोट खंड राष्ट्र को समर्पित कर दिया। दौसा से एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि बीते 9 वर्षों से हम लोग आधारभूत संरचना पर बहुत निवेश कर रहे हैं। इस निवेश का बहुत बड़ा लाभ राजस्थान को होने वाला है। आपको बता दें कि इसके बन जाने से दिल्ली और मुंबई के बीच की यात्रा की दूरी में 12% की कमी आ जाएगी। यात्रा के समय में भी 50% की कमी आएगी। पहले जहां पर यात्रा में 24 घंटे लगते थे, वहीं अब मात्र 12 घंटे लगेंगे। ये एक्सप्रेसवे 6 राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या 2024 में मोदी सरकार फिर से रिपीट होगी या फिर यूपीए सरकार बनाएगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।